हेलो गाइस। आपका स्वागत है नो नॉनसेंस यूपीएससी में। तो ये एक वीकली करंट अफेयर्स सीरीज है जो कि पूरे साल भर चलेगी अगले प्रीलिम्स तक यूपीएससी के। और अगर आप कोई और भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें भी ये बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। जिसमें कि हम क्या करेंगे, वीकली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे फ्रॉम पीआईबी और अदर रेप्यूटेड सोर्सेज जैसे कि द हिंदू न्यूज़पेपर और द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से हम जो मेजर न्यूज होंगी वो वीकली बेसिस पे डिस्कस करेंगे। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अब यूपीएससी ने जो अपना पैटर्न है वो चेंज कर दिया है। ठीक है, अब वो पीआईबी से या फिर न्यूज़पेपर से जो है न्यूज ज्यादा पूछ रहा है। जैसा कि आपने देखा भी होगा 2026 के, आपने जो प्रीलिम्स का पेपर दिया होगा अगर यूपीएससी का, तो उसमें देखा होगा कि किस तरीके से करंट अफेयर्स का वेटेज ज्यादा बढ़ गया है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये सीरीज शुरू करी है। तो इसमें हम वीकली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। तो ये पहले वीक का करंट अफेयर्स है जो कि 1 जून से 7 जून, जो कि आज का ये करंट अफेयर्स है, मैंने डिस्कस किया है। ये सीरीज हर संडे को आएगी। तो आप लोगों को अगर जब भी टाइम मिले तो हर संडे के संडे आप देख सकते हैं। टोटल 52 वीक्स के लगभग ये चलेगा, जिसमें हर वीक में लगभग 5 से 6 पेज होंगे। तो आपका पूरा करंट अफेयर्स लगभग 250 to 300 पेजेस में कवर हो जाएगा पूरे साल का, जिसके अलावा आपको कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा अलग से। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर आप ये करंट अफेयर्स वाली सीरीज फॉलो करेंगे तो आपको अगले प्रीलिम्स में, जो कि 2027 का प्रीलिम्स है, उसमें बहुत ही हेल्प हेल्प मिलेगी। तो इसके बाद मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि ये सीरीज क्या है। आप खुद ही मेरे पढ़ाने के तरीके से या फिर जो मैंने चीजें इकट्ठा करी हैं उनको देख के ही समझ जाएंगे कि क्या ये आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं। जहां तक मैं मानता हूँ ये आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला न्यूज़ जो था हमारा वो था कि इंडिया ओमान ओमान ने एक सीपीए, जो कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट है, वो साइन किया था। साइन तो पहले हो गया था जनवरी में, बट अब फोर्स में आया है ये, मतलब अब से लागू हो गया है। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि ओमान कहाँ पे पड़ता है। ओमान हमारे साइड, ये वेस्टर्न साइड पे पड़ता है। ठीक है, जो गल्फ नेशन है उसमें से एक ओमान भी है, तो ये ओमान है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो थोड़ा सा ओमान का एरिया ये भी लगता है। ठीक है, अब जो मेन न्यूज में रहे हैं वो है ओमान के पोर्ट्स, जैसे कि ये सोहर पोर्ट है, मस्कट पोर्ट है, दुख पोर्ट है, सलाला पोर्ट है, ये न्यूज में है। ठीक है, और ये चाबहार पोर्ट जैसा कि आप जानते हैं ये ईरान के साइड है, जो कि इसी एरिया में पड़ता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि जो क्या न्यूज है। ठीक है, तो जो टेक्सटाइल सेक्टर है उसके लिए काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग पुश मिला है इसके सीईपीए की वजह से। ठीक है, 99.38% जो है इंडिया के एक्सपोर्ट हैं वो अब जीरो ड्यूटी, मतलब उन पे कोई ड्यूटी नहीं लगेगी। पहले ओमान इंपोर्ट ड्यूटी लगाता था, अब वो हटा दी गई है, टैरिफ जिसको कहते हैं। ठीक है, इंडिया सिर्फ दूसरा कंट्री है जिसने ओमान के साथ ये सीपीए साइन किया है। पहला कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स है। ठीक है, जितने भी लेबर इंटेंसिव सेक्टर हैं उनको फुल टैरिफ एलिमिनेशन कर दिया गया है, जैसे कि एग्रीकल्चर, मरीन प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग गुड्स, फुटवेयर्स एंड ऑटोमोबाइल्स, ये सारे सेक्टर को टैरिफ हटा दिया गया है। ठीक है, और एक जो ईआईसी सर्टिफिकेट होता है, ये इंडिया के थ्रू एक्सपोर्ट के लिए सर्टिफिकेट जनरेट होते हैं। तो अब ये ओमानी पोर्ट्स पे, ये जो पोर्ट्स मैंने बताए थे उन पे एक्सेप्ट होंगे। ठीक है, ये एक तरह से नॉन टैरिफ बैरियर हुआ करता था, तो अब वो हट गया। ठीक है, तो इससे फायदा क्या होगा, जैसे ये ओमान के लॉजिस्टिक्स हब हैं, जैसे कि ये जो पोर्ट्स हैं सोहर, दुख्म, सलाला, इनके थ्रू हम जीसीसी, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल जो है, उनको एक्सेस कर पाएंगे, और ईस्ट अफ्रीका जो है उसको एक्सेस कर पाएंगे। ईस्ट अफ्रीका कैसे, ये सोमालिया हो गया आपका, यहाँ पे इथोपिया हो गया, एरिट्रिया हो गया, ठीक है, केनिया हो गया, ये सब एरियाज को हम एक्सेस एक्सेस कर पाएंगे। जो यहाँ पे सऊदी हो गया, यूएई हो गया, ठीक है, कुवैत हो गया आपका, ये सब सभी जगहों को हम अच्छे से एक्सपोर्ट कर पाएंगे। ठीक है, और आपके इसके अलावा लगभग 127 सर्विस के सब सेक्टर्स को भी हमने अलाउ किया है। ठीक है, जिससे कि प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी हमारे यहाँ के डॉक्टर्स, आईटी प्रोफेशनल्स के लिए, फार्मर्स के लिए, और डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाने के लिए जो सेंसिटिव सेक्टर थे जैसे कि डेयरी, सीरियल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, इनको हमने बाहर रखा है इससे। ठीक है, फिर और जो फार्मास्यूटिकल्स है हमारा, उसको हमने फास्ट ट्रैक कर दिया, मतलब उसका एक्सपोर्ट हम आसानी से कर सकेंगे, क्योंकि 90 डेज के अंदर ही ऑथराइजेशन मिल जाएगा। तो ये थी इंडिया और ओमान की
न्यूज। इसके अलावा थोड़ा एनवायरनमेंट का करंट अफेयर देख लेंगे। एनवायरनमेंट में ये पहले आ चुका है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ कॉन्टेक्स्ट बनाने के लिए, कि हमारे जो नए नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन एनडीसीज जिनको कहते हैं, पेरिस फ्रेमवर्क के तहत, वो 2031 से 2035 तक के हमने नई लाए हैं। उसमें क्या किया है, तो ये आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, मैं यहाँ पे भी बता दे रहा हूँ। यहाँ पे भी वही लिखा है जो ऊपर लिखा है। ठीक है, जो ओरिजिनल एनडीसीज थे वो हमारे 2015 में आए थे पेरिस एग्रीमेंट के तहत। ठीक है, उनको हमने 2022 में अपडेट किया, जो कि 2030 तक के लिए थी। अब 2031 से 2035 तक के लिए नए एनडीसीज लाए हैं हम, जो कि अब 2026 में हमने निकाले। ठीक है, तो क्या है पहला एनडीसी, रिडक्शन ऑफ एमिशन इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी फ्रॉम 2005 लेवल्स। ठीक है, तो पहले ये 33 to 35% रिडक्शन करना था हमको, फिर हमने इसको बढ़ा के 45% किया, अब ये 47% है। मतलब जितना भी एमिशन है हमको उसको 47% से कम करना है 2035 तक। अभी तक कर कितना लिया है हमने, लगभग 37% कर लिया है, इसलिए हमने इसको बढ़ा दिया था। ठीक है, जितनी भी नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड थर्मल एनर्जी है, मतलब नॉन फॉसिल से जितनी भी एनर्जी है वो हमको बढ़ानी है। ठीक है, पहले ये 40% थी, फिर हमने 50% किया, अब इसको 60% कर दिया है हमने। और हमने अचीव कितना कर लिया है, 53% कर दिया है, इसलिए हमने टारगेट बढ़ा दिया। ठीक है, और एडिशनल कार्बन सिंक बनाना है हमको। कैसे, फॉरेस्ट और ट्री कवर से। पहले 2.5 to 3 बिलियन था। ठीक है, इसको हमने सेम रखा था, अब हमने इसको अपडेट कर दिया 2026 में, जो कि है 3.5 से 4 बिलियन टन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट हमको कार्बन सिंक बनाना है। ठीक है, जिसमें से हमने लगभग 2.3 बिलियन टन अचीव कर लिया है। ठीक है, इंडियाज एनडीसीज और पंचामृत में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, तो मैं बता दूं आपको। जो एनडीसीज होते हैं वो लीगली बाइंडिंग होते हैं, पेरिस एग्रीमेंट के तहत होते हैं। ठीक है, पंचामृत पंचामृत जो गोल्स हैं हमारे, वो हमारे एक तरह से पॉलिटिकल अनाउंसमेंट है, कोई लीगली बाइंडिंग नहीं है। मतलब हम इनको अचीव ना भी कर पाए तो चलेगा, बट ये जो ऊपर वाले ये तीन, ये एनडीसीज हैं हमारे, इनको अचीव करना जरूरी है क्योंकि ये लीगली बाइंडिंग है। ठीक है, तो पंचामृत जो है हमारे वो है 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल से 2030 तक, 50% रिन्यूएबल एनर्जी से 2030 तक। ठीक है, टोटल एमिशन हमको रिड्यूस करना है 1 बिलियन टन से। टोटल कार्बन एमिशन इंटेंसिटी जो है वो 45% रिड्यूस करनी है हमको, जो कि 2005 के लेवल से। ये सब, ये जो दोनों चीज हैं, ये भी 2005 के लेवल से ही हमको कम करना है। ठीक है, और नेट जीरो हमको अचीव करना है 2070 तक। तो ये थे हमारे पंचामृत और आपके एनडीसीज। इसके बाद वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हुआ 5 जून 2026 को। हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाते हैं, जिसपे प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन शुरू करा है। ठीक है, स्पीसीज कंजर्वेशन करनी है हमको, कौन कौन सी जो न्यूज में है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, स्नो लेपर्ड, स्लॉथ बियर, चीता। ठीक है, ये अभी आगे भी न्यूज में आएंगी, तो मैं इनके आपको आईयूसीएन स्टेटस भी बता दूंगा तभी। ठीक है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ये एक अच्छी लाइन है जो हम मेंस में यूज कर सकते हैं, मिशन लाइफ चल रहा है इसके साथ साथ। ठीक है, अब दूसरी न्यूज ये है कि हमने इंडिया की 100th रामसर साइट डिक्लेयर कर दी है, जो कि है जय प्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, जिसको सुरहा ताल भी कहते हैं, ऐसा दिखता है कुछ। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एवी फॉर्म बायोडाइवर्सिटी काफी ज्यादा है, और माइग्रेटरी बर्ड्स, क्योंकि बर्ड सेंचुरी है तो बर्ड्स के काफी ज्यादा यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में है, ये आपको ध्यान रखना है। और 100 रामसर साइट है। इसके अलावा E85 का रोल आउट हो गया है, मतलब E85 से लागू हो गया है कुछ पेट्रोल पंप्स पे। ठीक है, धीरे धीरे सब जगहों पे आ जाएगा। 20 रुपए कम प्राइस है इसकी कन्वेंशन पेट्रोल से। ठीक है, 20 रुपए कम है। फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल जो होते हैं उन पे चलेगा, ये सभी व्हीकल्स पे नहीं चलेगा। ठीक है, इसकी वजह से जो रिसर्च ऑक्टेन नंबर है वो हमारा 108 हो जाएगा, जिससे जो नॉक होता है पेट्रोल में, पहले आवाज आती थी, अब तो खैर काफी कम हो गई, तब भी अब जो आवाज आएगी और कम हो जाएगी। ठीक है, ये याद रखना है कि नियर जीरो पार्टिकुलेट मैटर एमिशन है, मतलब नियर जीरो है, जीरो नहीं, नियर जीरो है। ठीक है, तो इसी के साथ साथ जो हीरो मोटोकॉप है उसने अपनी फर्स्ट फ्लेक्स फ्यूल मोटरसाइकिल लॉन्च कर दी है। फ्लेक्स फ्यूल मोटरसाइकिल क्या होता है, उसके लिए मैं बता रहा हूँ अभी। पहले जान लेते हैं E85 क्या होता है। E85 है कि जिसमें 80 से 85% एथनॉल होगा, 14 से 19% पेट्रोल होगा। ठीक है, अभी तक क्या है, E20 हम लोगों का चलता है। E20 में जो अभी हम लोग डलवा रहे हैं पेट्रोल, वो E20 पेट्रोल ही है सब जगह। ठीक है, अब इसको E85 करना है। ठीक है, अब इसको कहते क्या है, ये E85 इसको फ्लेक्स फ्यूल कहते हैं, जिसमें हम पेट्रोल के साथ एथनॉल, एथनॉल कैसे बनता है, जो गन्ना होता है उससे बनता है। ठीक है, शुगर केन जो होता है उससे बनता है हमारा, उसको मिलाते हैं। ठीक है,
तो उससे क्या होता है, एमिशन कम होता है हमारा, ठीक है, और जो है पेट्रोल की भी बचत होती है जो हमको इम्पोर्ट कम करना पड़ता है, ठीक है। फ्लेक्स फ्यूल के लिए फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल होते हैं, ठीक है, ये E20 से लेके E100 तक ऑपरेट ऑपरेट कर सकते हैं। जो हमारे अभी नॉर्मल व्हीकल्स आते हैं वो अभी सिर्फ प्योर प्योर पेट्रोल जो होता है उस पे और या E20 तक अब वर्क कर सकती है। इसके आगे हमको जाना है तो हमको इंजन में थोड़ी मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है, जिसकी वजह से ये फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स हमको लाना पड़ा है, ठीक है। तो ये हाई लेवल इथेनॉल ब्लेंड्स पे चलते हैं। साथ साथ जो हीरो मोटोकॉप है उसने फर्स्ट फ्लेक्स फ्यूल मोटरसाइकिल लॉन्च कर दी है, और हम जो टू व्हीलर्स के लार्जेस्ट मार्केट भी हैं वर्ल्ड में, ठीक है। तो E85 से लेके कुछ मिसकंसेप्शन है उनको भी दूर किया गया है कि ये E85 फ्यूल जो है सिर्फ स्पेशली डिजाइंड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स के लिए है, सभी पेट्रोल व्हीकल्स के लिए नहीं है, ठीक है। तो ये आप ये ध्यान रखें, ठीक है। इसकी वजह से जो E20 जो कंपेटिबल व्हीकल्स होते हैं उनका अच्छा एक्सेलरेशन होता है, अच्छी राइड क्वालिटी मिलती है। और E20 फ्यूल जो होता है उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा व्हीकल इंश्योरेंस पे। तो ये लाइन जो है ये कई एग्जाम्स में पूछी जा सकती है, एसएससी या बैंक्स या ऐसी चीजों में जरूर पूछ सकते हैं, यूपीएससी भी पूछ सकता है। तो इसको याद रखेंगे कि व्हीकल इंश्योरेंस पे E20 फ्यूल का कोई इम्पैक्ट नहीं होता है, जैसा है वैसे ही रहेगा, ठीक है। 61% रिडक्शन होता है ग्रीन हाउस गैसेज में, चीपर होता है पेट्रोल से, ठीक है। आत्मनिर्भर फ्यूल है क्योंकि सब कुछ यहीं बना सकते हैं हम लोग, डिपेंड नहीं करना पड़ेगा हमको दूसरे नेशंस पे। फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल के लिए और फार्मर्स की जो इनकम है वो बढ़ेगी, ठीक है। जियोग्राफी से लेके कुछ इम्पोर्टेंट ये न्यूज थी कि भाई जो हमारा मानसून है वो 3 डेज लेट हो गया है। आईएमडी ने कहा था कि भाई पहले आ जाएगा, आईएमडी ने कहा था कि 25 से 26 मई तक आ जाएगा, ठीक है। बट और जो नॉर्मली आता है वो 1 जून पे आता है, परंतु क्या हुआ है असली में 3 दिन लेट हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि एल नीनो की वजह से। एल नीनो करके एक फेनोमेनन होता है ज्योग्राफी में, आगे हम न्यूज में आएगा तो हम लोग पढ़ेंगे, तो मैं आपको वहां पे समझा दूंगा, ठीक है, आने वाले वीक्स में। तो उसकी वजह से ये मानसून लेट हो गया है, तो आप ये ध्यान रखें, आगे जब एल नीनो आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इसके अलावा साइंस एंड टेक में क्या है, साइंस एंड टेक में एक नेक्स्ट जनरेशन नैनो मेडिसिन करके एक चीज होती है। नैनो मेडिसिन कुछ नहीं होता है, एक तरह से जो मेडिसिन होता है वो नैनो स्केल पे हम लोग डेवलप करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ है, जो ब्रेस्ट कैंसर है उस पे हमने जो पुणे के साइंटिस्ट हैं उन्होंने जीन साइलेंसिंग करके जो ट्यूमर होता है ब्रेस्ट कैंसर का उसको नलीफाई कर दिया एक तरह से, ठीक है। तो जीन साइलेंसिंग करके एक चीज होती है जिसमें क्या होता है, हम जो जीन उस कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हम उसको साइलेंस कर देते हैं, मतलब उसको इनिबिट कर देते हैं, मतलब वो जीन अपना प्रोटीन नहीं बना पाता है, जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर या दूसरी तरीके का कैंसर होता है, ठीक है। तो इसमें नैनो मेडिसिन काफी हेल्पफुल साबित हो सकती है। तो ये न्यूज़ थी, तो इसमें आपको 2 चीजें याद रखनी है, नैनो मेडिसिन क्या होता है, जीन साइलेंसिंग करके होता है एक चीज जिसमें हम जीन को अब उसका कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्रेस करने से रोक देते हैं, तो उसको जीन साइलेंसिंग कहते हैं, ठीक है। तो इससे हम डिसीज को फैलने से रोक सकते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, जो कि आप सब लोग जानते होंगे कब है। अगर आप नहीं जानते हैं तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा, वैसे मैंने लिख भी दिया है, इससे थोड़ा आपको हिंट लग जाए तो आप मुझे कमेंट में बताइए। इसका थीम क्या है, योगा फॉर हेल्दी एजिंग। जो हेल्दी एजिंग, क्योंकि अब क्या हो रहा है कि एज एज तो हो रहे हैं, मतलब बूढ़े तो हो रहे हैं लोग बात, पर अच्छी तरीके से नहीं हो रहे हैं, दुनिया भर की बीमारी लग जा रही है बुढ़ापे में, दिक्कतें आ रही हैं। तो उसके लिए योगा जो है बहुत अच्छा साबित हो सकता है, जो उम्र दराज लोग हैं उनके लिए। तो हेल्दी एजिंग जो है ये थीम है इस बार की हमारी, ठीक है। फिर स्पोर्ट्स से लेके कुछ है, जो प्रज्ञानंदा जी हैं हमारे, उन्होंने नॉर्वे चेस चैंपियनशिप जीत ली है, ठीक है। फर्स्ट इंडियन है उन्होंने जिन्होंने नॉर्वे चेस चैंपियनशिप जीती है। किनको डिफीट किया था? विंसेंट कीमर को डिफीट किया था फाइनल राउंड में, ठीक है। तो प्रज्ञानंदा फर्स्ट पे थी, वेल्सी सो सेकंड पे, अली रेजा फिरोजा थर्ड पे थे, ठीक है। सिक्स पे गुकेश डोमराजू है, ठीक है। वुमेन्स में फिफ्थ पे दिव्या देशमुख है और सिक्स पे हम्पी कुनेरू है, ठीक है। तो ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स था। अब मैं आपको बताता हूँ कि इकोनॉमी में आपका ये देखिए, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है, ठीक है। और अगर आप देख रहे होंगे तो इकोनॉमी यहाँ शुरू है, ठीक है। तो अब क्या हुआ है कि जो हमारे जितने भी जीडीपी के मैट्रिक्स होते थे उनका हमने बेस ईयर अपडेट कर दिया है, ठीक है। बेस ईयर अपडेट कर दिया है, जो रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी होती थी पहले 2011-12 होता था, अब 2022-23 हो गया है, ठीक है।
तो ये जीडीपी का कुछ, तो ये नए बेस ईयर के हिसाब से नया डेटा आया है, जिसके हिसाब से हमारा जो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए जो रियल जीडीपी का ग्रोथ रेट है वो 7.7% है, जो कि आरबीआई ने कहा था 7.6% रहेगा, उससे ज्यादा आया है। तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और जो क्वार्टर 4 है, मतलब जो जनवरी से मार्च का क्वार्टर होता है, 3 महीने का फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए, उसका ग्रोथ रेट 7.8% आया है। ठीक है, तो मैं यहाँ आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ कि रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी, जैसा कि आपको पता होगा, अगर आपको नहीं पता है तो रियल जीडीपी कांस्टेंट प्राइस पे होता है और नॉमिनल जीडीपी करेंट प्राइसेस पे होता है। तो वो आया है 7.7% और नॉमिनल जीडीपी 8.9% का ग्रोथ रेट आया है। ठीक है, जिसकी वजह से रियल जीडीपी हमारे देश की लगभग 332 लाख करोड़ हो गई है। ठीक है, ये डेटा है, लगभग आपको थोड़ा थोड़ा याद रहना चाहिए कि लगभग हमारी क्या जीडीपी चल रही है। नॉमिनल जीडीपी 346 लाख करोड़ है, ये नहीं याद रखेंगे चलेगा, बट रियल जीडीपी 323 लाख करोड़ है, लगभग इतना याद रखिएगा। ठीक है, सेक्टोरल कॉम्पोजिशन मतलब कितना, कौन सा सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी के लिए, वो ये है कि प्राइमरी सेक्टर जैसे कि एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक, ये सब फलाना, माइनिंग एंड क्वारिंग 20% कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी का, जिसमें से एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक, फॉरेस्ट्री, फिशिंग 18%, माइनिंग क्वारिंग 2%। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर 26%, मैन्युफैक्चरिंग, जो सेकेंडरी सेक्टर होता है वो क्या होता है, नेचुरल रिसोर्सेज जो यहाँ से हमको मिला प्राइमरी सेक्टर से, उसको ट्रांसफॉर्म करता है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, अदर यूटिलिटी सर्विस होगी। ठीक है, ये 15% मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन 8%, ये इलेक्ट्रिसिटी वाला 3% कंट्रीब्यूट करता है। टर्सरी सेक्टर माने सर्विस सेक्टर। ठीक है, जो भी सर्विस सेक्टर, फाइनेंस, रियल एस्टेट, आईटी, ओनरशिप, ये सब जो है 27% सबसे ज्यादा यही करते हैं कंट्रीब्यूट जीडीपी के लिए। ठीक है, फिर ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट 14%, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस 13%। तो ये लगभग वो था। इंडिया के सी फूड एक्सपोर्ट लगभग 70,000 करोड़ के आसपास हो गया है, जिसको हम कह सकते हैं कि $8 बिलियन हो गया है। ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा फूड, फ्रोजन श्रिम्प हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिसको यूएस को और चाइना। ठीक है, सी फूड एक्सपोर्ट में सबसे ज्यादा फ्रोजन श्रिम्प, फिर फ्रोजन फिश, फिर ड्राई सी फूड प्रोडक्ट। ये हैं टॉप 3 कैटेगरीज हमारी, जो कि हम एक्सपोर्ट करते हैं सी फूड में। ठीक है, और कहाँ करते हैं तो यूएस, चाइना, यूएस को सबसे ज्यादा करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एक डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी होता है, जैसे कि जीडीपी होती है, वैसे ही एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी हम लोग निकालते हैं, उसका बेस ईयर 2022-23 कर दिया गया है। ठीक है, तो बेस ईयर सभी का लगभग हमने अपडेट कर दिया है। जो हमारा सीपीआई है सिर्फ उसी का बेस ईयर 2024 है, नहीं तो बाकी सब चीजों का बेस ईयर 2022-23 रखा है। ठीक है, ये कितने डिस्ट्रिक्ट्स की स्टेट्स, कितने स्टेट्स की डिस्ट्रिक्ट्स में होता है, तो ये 26 स्टेट्स में हो रहा है, सभी स्टेट्स में नहीं हो रहा है, ये ध्यान रखना है। एक मिशन सेनेजोरी है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंडर आ रही है मिशन। वो हमने लॉन्च किया है, किसके लिए, असम में मुगा सिल्क के लिए। मुगा सिल्क क्या है, ये ओनली नेचुरली गोल्डन सिल्क है, मतलब सिर्फ यही सिल्क है जो नेचुरली गोल्डन कलर का होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ऐसा पहला जीआई टैग सिल्क है, जो कि इंडिया का पहला जीआई टैग सिल्क है, मतलब इसको जीआई टैग मिला है सिल्क की कैटेगरी में सबसे पहले। ठीक है, असम 90% प्रोड्यूस करता है वर्ल्ड का म्यूगा सिल्क, जिसके लिए इस सेनेजोरी क्या है, एक्सपोर्ट हमको बढ़ाना है इसका, म्यूगा सिल्क का। ठीक है, दूसरे देशों में भेजना है, तो उसके लिए है। एक खेत बचाओ अभियान है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने अ, लाया है, जिसमें हम फर्टिलाइजर यूज और जो कि सस्टेनेबल फार्मिंग है उसके लिए हम लाए हैं। मेन याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के लिए है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का ये खेत बचाओ अभियान, सेव द फार्म कैंपेन। ठीक है, ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा जब इनका जरूरत पड़ेगा, अभी मैं आपको छोड़ दे रहा हूँ। ये भी क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर का, ये मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा आगे आने वाली वीक्स में। ठीक है, ये सब चीजें तभी मैं बताऊंगा। फिर ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है, ये काफी समय से चल रहा है, अभी न्यूज में था तो मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, एक स्ट्रेटेजिक मैरीटाइम एंड इकोनॉमिक हब बना रहे हैं ग्रेट निकोबार आइलैंड पे। ठीक है, जो कि हमारा 40 नॉटिकल माइल्स दूर है ईस्ट वेस्ट शिपिंग राउट से। ईस्ट वेस्ट शिपिंग राउट मतलब जो भी शिपिंग राउट होता है मेजर, वो मेजर शिपिंग राउट इंडिया से होके नहीं गुजरता है, जिससे वर्ल्ड के ट्रेड जाता है, वो अंडमान निकोबार के पास से होके गुजर रहा है। तो इसके लिए हमने एक पोर्ट बनाना है यहाँ पे, ताकि हम उस जो शिप्स आते हैं उनको हम अपने यहाँ डॉक करा पाए, और उनकी वजह से हमारा ट्रेड बढ़े, और जो फॉरेन एक्सचेंज आता है वो आए, हम कमा पाए पैसा, यही है। ठीक है, इसमें क्या क्या बन रहा है वहां पे, एक 14.2 मिलियन 20 फुट इक्विवेलेंट का इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बन रहा है। एक ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है,
और एक गैस सोलर पावर प्लांट बन रहा है, और प्लांट टाउनशिप टाउनशिप बन रही है, ठीक है। कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा किसी भी तरीके के ट्राइब का, तो ये जो अगर कुछ मिथ है किसी का तो वो हटा सकते हैं। शोम्पेन और निकोबार ट्राइब मिलती है वहां पे। ईआईए के अंदर नोटिफिकेशन के अंदर क्लियरेंस मिला है, जिसमें 1.82% ऑफ फॉरेस्ट लैंड को वो कर रहे हैं, डाइवर्ट कर रहे हैं, तो जिसके लिए कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन हो रहा है लगभग इतने किलोमीटर के। और ये कहाँ हो रहा है? हरियाणा में हो रहा है, ठीक है, तो वहां पे नहीं हो रहा है। 20 फुट इक्विवेलेंट क्या होता है? तो ये एक मैट्रिक होता है जिसके थ्रू हम जो कार्गो शिप होते हैं उनको मेजर करते हैं कि वो कितनी कैपेसिटी ले जा सकते हैं। तो 20 फुट इक्विवेलेंट, ये याद रखें आप, ठीक है। एक दूसरी चीज जो न्यूज में थी वो है कि भाई हम जो फॉरेन पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, तो उसके लिए कुछ रिफॉर्म लाए हैं। अभी तक क्या होता था, इंटरेस्ट इनकम लगती थी जितने भी फॉरेन एफआईआईज या जो भी इंडिविजुअल होते थे उनके लिए इंटरेस्ट लगता था। जो इंटरेस्ट पे इनकम होती थी तो उस पे टैक्स लगता था 20%। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता था 30%, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता था 12.5%। इनको हमने हटा दिया है। किन के लिए हटा दिया है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे हटा दिया है, इंटरेस्ट कैपिटल गेन्स के लिए। किन किन के लिए हटा दिया है? एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, और बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, इन दोनों के लिए हटा दिया है। एफआईआई में कौन कौन आते हैं? म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड, इंश्योरेंस कंपनी, हेज फंड, ठीक है। और एक एफपीआई भी होता है, जो कि फॉरेन इंडिविजुअल्स होते हैं, उन पे नहीं हटाया हमने, ठीक है। तो ये याद रखना है, जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, जो दूसरे देश के इंस्टीट्यूशन, म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड, इंश्योरेंस कंपनी, हेज फंड, उनके लिए हटाया है बस, ठीक है। क्योंकि क्या हो रहा था काफी समय से, जो टैक्स बहुत ज्यादा लगता था, तो फॉरेन के जो लोग थे वो हमारे कैपिटल मार्केट में पैसा लगाने से थोड़ा कतराते थे। और जैसे कि आप जानते हैं कि ट्रम्प की वजह से जो दिक्कतें आ रही हैं, तो उसमें क्या है कि और जो फॉरेन के इंस्टीट्यूशंस थे, वो हमारे कैपिटल मार्केट से पैसा निकाल रहे थे, तो जिसकी वजह से हम लोगों का स्टॉक मार्केट काफी नीचे जा रहा था। तो ये कहानी थी, इसके लिए हमने ये रिफॉर्म लाया है जिसमें हमने टैक्स हटा दिया, ठीक है। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैसे होता है? जो लिस्टेड गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है उनके लिए शॉर्ट टर्म होता है 12 महीने से कम, लॉन्ग टर्म होता है 12 या 12 महीने से ज्यादा। अनलिस्टेड गवर्नमेंट सिक्योरिटी के लिए यही 24, मतलब 2 साल लगभग हो जाता है, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक करंट अफेयर्स हो गया। पॉलिटी में एक छोटी सी न्यूज है, कोई बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। ये माई भारत क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ का मेरा युवा भारत कैंपेन है, उसके तहत वाइब्रेंट विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम एक जो है वो लाया है। किसके लिए? एम्पावरिंग बॉर्डर विलेज जो है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख के लिए यूथ एंगेजमेंट करेंगे। बॉर्डर विलेज में जितने भी बॉर्डर के पास आसपास वाले गांव हैं वहां पे जो यूथ है उनको जागरूक करेंगे, अवेयरनेस फैलाएंगे, ठीक है। और ताकि वहां पे जो अच्छी तरीके से गवर्नेंस पहुंच पाए, ठीक है, जो दिक्कतें हैं वहां की सुलझा पाए, और जो दूसरे देश से इमिग्रेंट्स आते हैं उनको भी रोका जा सके, ठीक है। और ये 31 मई को हम लोग वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाते हैं, जिसके अंदर हम नशा मुक्त भारत अभियान भी चलाते हैं। कौन चलाता है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। बेस ईयर रिवाइज कर दिया है डब्ल्यूपीआई का। डब्ल्यूपीआई आप जानते होंगे, होलसेल प्राइस इंडेक्स है, जो कि ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर निकालता है। डीपीआईआईटी जो कि है डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है, जिसका बेस ईयर हमने 2022-23 कर दिया है। 5 साल तक चलेगा, उसके बाद डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि हम एक नया इंडेक्स ले आए हैं, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, तो ये अब न्यूज में काफी रहेगा, ठीक है। ये नया लाए हैं इंडेक्स। ये क्या होता है? अभी तक क्या होता है, ये होलसेल प्राइस इंडेक्स जो होता है वो होलसेल लेवल पे प्राइस को ट्रैक करता है, मतलब कितना इन्फ्लेशन है क्या है होलसेल लेवल पे, वो सब देखता है। पर इससे क्या हो रहा था कि ये प्रॉपर जो प्रोड्यूसर जो जो सामान बना रहा है उसका उसको कितना इन्फ्लेशन लग रहा है उसकी साइड से, तो वो नहीं समझ आ रहा था, ठीक है। इंटरनेशनली यही चलता है, प्रोड्यूसर प्राइस प्राइस इंडेक्स ही। हम लोग होलसेल प्राइस इंडेक्स करते थे, अब हम उसको अपडेट कर रहे हैं। तो नया इंडेक्स है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, आगे न्यूज में रहेगा काफी, ये तो हमको सब पता लगता रहेगा। मंथली बेसिस पे आते हैं दोनों, ये मंथली बेसिस पे जाएंगे, ठीक है। डब्ल्यूपीआई में रिन्यूएबल एनर्जी को भी ले आए हैं हम, ठीक है। और ये 3 तरीके के कुछ प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स हैं, ये आगे समझ आ जाएगा। जो सर्विस प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स है, अभी तक क्या होता था, डब्ल्यूपीआई में सर्विसेज हम लोग काउंट नहीं करते थे। अब ये जो नया प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स होगा उसमें सर्विस भी काउंट हो जाएगी, तो ये अच्छी चीज हो जाएगी, ये नई चीज हो जाएगी, ठीक है। 7 सर्विसेज अभी फिलहाल के लिए 7 सर्विसेज के लिए आएगा ये प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। बैंकिंग, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन, इंश्योरेंस, मैनेजमेंट ऑफ पेंशन फंड, रेलवे, एयर, टेलीकॉम, इनके लिए आएगा। सबका बेस ईयर 2022-23 ही है, ठीक है।
एक पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स निकलता है, कौन निकालता है? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। 150 इंडिकेटर होते हैं, ये ध्यान रखना है, 150 देख के काटना नहीं है। अगर पंचायत से कुछ रिलेटेड है तो हो सकता है कि सही है। ठीक है, तो 150 इंडिकेटर सही बात है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ, अब ये स्कीम्स है, स्कीम जो न्यूज में रहेंगी मैं बताता रहूंगा। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की सेव द फार्म कैंपेन, खेत बचाओ अभियान, जैसे कि मैंने आपको बताया था, बैलेंस फर्टिलाइजर यूज, सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस, ये सब रहेगा। मिनिस्ट्री ऑफ पावर की स्कीम है, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम है। इसके तहत क्या कर रहे हैं, जो पहले परफॉर्म अचीव ट्रेड स्कीम थी, अब उसको हटा के ये नई स्कीम लाए हैं। ठीक है, जिसके अंदर एक नेशनल इलेक्ट्रॉनिक कार्बन क्रेडिट, मतलब जैसे स्टॉक मार्केट होता है जिसमें शेयर खरीदते हैं बेचते हैं, तो ये कार्बन क्रेडिट जो होते हैं उनके लिए एक नेशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जिसके अंदर कार्बन क्रेडिट जो होता है 1 टन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट जो होता है, उसके तहत एक कार्बन क्रेडिट होता है। आगे आएगा न्यूज में बताता रहूंगा मैं। ठीक है, तो उसके लिए एक नया हम प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, स्टॉक मार्केट बना रहे हैं एक तरह से कार्बन क्रेडिट के लिए। ठीक है, तो ये उसकी ट्रेडिंग स्कीम इसके लिए लाई गई है, ताकि हम एक नेशनल इलेक्ट्रॉनिक कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बना सकें। जिससे क्या होगा, क्योंकि जितने भी कार्बन क्रेडिट्स हैं, अभी वो लोकली इंडस्ट्रीज आपस में ट्रेड करती हैं, उसकी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक का मतलब एक नया स्टॉक एक्सचेंज बन जाएगा उसका। तो जो कार्बन क्रेडिट है उनको अच्छी प्राइस भी मिलेगी, और जो हमारा कार्बन रिड्यूस करने का, एमिशन करने का टारगेट है, कैसा टारगेट है, अभी आपको मैंने बताया था, लगभग हमको 45 से 47% हमको कार्बन एमिशन रिड्यूस करना है। तो वो भी हम अच्छे से अचीव अचीव कर पाएंगे। तो ये थी इस हफ्ते की न्यूज। अगले हफ्ते के लिए अगले संडे मैं ऐसे ही आपको बहुत ही जल्दी जल्दी मैं बता दूंगा आपको कि क्या चीजें न्यूज में रहेंगी। और जब ईयर एंड मतलब प्रीलिम्स के पहले मैं ये सारी न्यूज कंपाइल भी कर दूंगा, ताकि आपको आसानी रहे। ये पूरा प्रोग्राम फ्री रहेगा, इसके लिए कोई पैसा चार्ज नहीं होगा। बस आप इसके लिए सब्सक्राइब करें, और अगर लाइक कर सकते हैं तो कर दें, बाकी आपकी इच्छा है। आप अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट में लिख के जरूर बताइए कि क्या चीजें आपको अच्छी लगी। अगर आपको कुछ चीजें नहीं समझ आई तो बिल्कुल कमेंट्स में आप लिख के पूछें, मैं हर कमेंट्स का रिप्लाई करने का पूरी कोशिश करूंगा। और थैंक यू।